नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए जो कि आपके जुलाई में है शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 60 आज आपके लिए लेकर आए हूं। बहुत ही शानदार क्वालिटी वाले प्रश्न इस टेस्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं जो कि लेवल 2 के लिए और लेवल 1 के लिए बेहद ही उपयोगी है। साथ ही जो थर्ड ग्रेड का मुख्य पेपर होगा उसमें भी ये बेहद ही उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, 100 टेस्टों की ये सीरीज चल रही है जिसमें 2500 प्रश्न आपको शिक्षण विधियों के प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 1 है, इनमें से कौन सा चरण हर्बर्टीय विधि का नहीं है? प्रस्तावना, विषयोपस्थापन, तुलना और विशेषीकरण। तो जिस पद का प्रयोग हर्बर्ट की पंचपदी में नहीं किया जाता है उस पद का चयन आपको प्रश्न संख्या 1 में करना है। साथियों, हर्बर्ट की पंचपदी में प्रस्तावना का प्रयोग किया जाता है, प्रस्तुतिकरण का प्रयोग किया जाता है, तुलना का प्रयोग किया जाता है, लेकिन विशेषीकरण का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। अर्थात जो पहला प्रश्न है आपके, इसमें कौन सा विकल्प सही है? आपके विकल्प नंबर 4 विशेषीकरण आपका सही आंसर है, क्योंकि ये हर्बर्टीय विधि के चरणों में सम्मिलित नहीं है। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे तो आपके दूसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे, बिना रुक रुक कर एक प्रवाह से पढ़ना किस विधि से सिखाया जाता है? वाक्य शिक्षण विधि से, कहानी विधि से, साचर्य विधि से और अनुकरण विधि से। तो बताइए प्रश्न नंबर 2 में आपके कौन सा विकल्प सही है? बिना रुक रुक कर, मतलब रुकना नहीं है, एक प्रवाह से पढ़ना है, एक साथ पढ़ना है। साथियों, ये जिस शिक्षण विधि से सिखाया जाता है उस शिक्षण विधि का आपको नाम बताना है। तो प्रश्न संख्या 2 में आपके जो सही उत्तर होगा वो रहेगा कहानी विधि। साथियों, कहानी विधि में एक प्रवाह से पढ़ना सिखाया जाता है बिना रुक रुक कर। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 में सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके, भाषा शिक्षण में रिक्त स्थान है, फिर उसकी आपको पूर्ति करनी है। कार्य अंत में आता है, वाचन कार्य, श्रवण कार्य, उच्चारण कार्य या लेखन कार्य। तो देखो, भाषा शिक्षण में जो अंत में आता है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 3 में करना है। साथियों, तीसरे प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4। जो लेखन कार्य होता है ये सबसे अंत में आता है भाषा शिक्षण में। लेखन का मतलब सभी जानते हैं, लिखने से लिया जाता है। तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न 3 में सही है। जबकि भाषा शिक्षण में जो श्रवण कार्य है साथियों ये पहले आता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। आपके चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। प्रयोजना विधि के जन्मदाता माने जाते हैं, किलपेट्रिक को माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है, स्टीवेंसन को माना जाता है या पाइथागोरस को माना जाता है? तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। इनमें से प्रयोजना विधि के जन्मदाता किसको माना जाता है? साथियों, प्रश्न संख्या 4 में आपके जो सही उत्तर है, प्रयोजना विधि जिसको प्रोजेक्ट विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोजेक्ट विधि भी इसको कहा जाता है और इसमें बालक करके सीखता है साथियों। और इस विधि का जो जन्मदाता है वो है WH किलपेट्रिक, विलियम हेनरी किलपेट्रिक प्रयोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि के जनक या जन्मदाता या प्रवर्तक है। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे तो आपके 5वें प्रश्न को देख लेते हैं। साथियों, प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछ रहा है, जिस श्रेणी के छात्रों को ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा देना उपयुक्त है वह श्रेणी है दृष्टिहीन बालक, मंदबुद्धि बालक, मूक बधिर बालक और इनमें से सभी। तो जो छात्र ब्रेल लिपि के द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं साथियों वह कौन से छात्र होते हैं? प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर बताइएगा। तो राइट आंसर देख लेते हैं आपके 5वें प्रश्न का। जिन बालकों को ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा दी जाती है वो दृष्टिहीन बालक होते हैं साथियों। कैसे बालक होते हैं? दृष्टिहीन, जिनको दिखाई नहीं देता है वो बालक ब्रेल लिपि के माध्यम से शिक्षा को ग्रहण करते हैं। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुईस ब्रेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लुईस ब्रेल के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। इसलिए इसको ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है, जो कि दृष्टिहीन बालकों के लिए होती है। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 5 में बिल्कुल सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए छठे प्रश्न को देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 6 आपसे क्या पूछ रहा है?
वर्णों की बनावट में सरल से कठिन सिद्धांत को अपनाने वाली विधि है। मॉन्टेसरी विधि है, पेस्टोलॉजी विधि है, जेकार्ट विधि है या रूपरेखा अनुकरण विधि है। तो सरल से कठिन सिद्धांत को जो विधि अपनाती है, जिस विधि में सरल से कठिनाई की ओर बढ़ा जाता है, उस विधि का आपको नाम बताना है प्रश्न संख्या 6 में। तो चलिए राइट आंसर देख लेते हैं साथियों। छठे प्रश्न में जो आपके राइट आंसर है, जो आपके मॉन्टेसरी विधि है, जिसको मैडम मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस विधि में वर्ण की बनावट सरल से कठिन सिद्धांत की ओर जाती है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 6 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 7वां प्रश्न है, प्रयोग विधि को और क्या कहते हैं, या प्रयोग विधि का और अन्य क्या नाम है साथियों। इसको सूत्र विधि भी कहते हैं, या इसको संस्कृत विधि कहते हैं, या इसको आगमन विधि कहते हैं, या इसको भाषा संसर्ग विधि कहते हैं। तो बताओ प्रश्न नंबर 7 में आपके कौन सा विकल्प सही है। प्रयोग विधि को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। साथियों प्रश्न संख्या 7 में जो आपके सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3। प्रयोग विधि को आगमन विधि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आगमन विधि के नाम से प्रयोग विधि को जाना जाता है। आगमन विधि के 2 रूप होते हैं, एक तो प्रयोग विधि और एक उदाहरण विधि। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आपके तीसरा विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8 है आपके मित्रों, अभिकर्मित अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत है? स्वगति का सिद्धांत, छोटे पदों का सिद्धांत, बाह्य अनुक्रिया का सिद्धांत और उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। तो जो अभिकर्मित अनुदेशन विधि है, जिसके जनक कौन है? B.F. स्किनर इसके जनक है। किसके? अभिकर्मित अनुदेशन विधि के जनक कौन है? B.F. स्किनर है साथियों। और इसमें जो अनिवार्य सिद्धांत है वो कौन सा है? प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1। इसका अनिवार्य सिद्धांत है स्वगति का सिद्धांत। स्वगति का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक सीखता जो है वो खुद की गति से सीखता है। जितनी उसकी सीखने की गति है वो उसी गति के अनुसार सीखता है अभिकर्मित अनुदेशन विधि में। विकल्प आपके जो 1 है प्रश्न नंबर 8 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। तो 9वां प्रश्न देख लेते हैं। आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है। व्याकरण शिक्षण में किया जाता है, साहित्य शिक्षण में किया जाता है, अभिकर्मित अनुदेशन में किया जाता है, या पर्यवेक्षक अध्ययन में किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर बताइएगा साथियों, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 में सही उत्तर होगा। देखिए आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग जिसके लिए किया जाता है वो है व्याकरण। साथियों व्याकरण शिक्षण में ही सर्वाधिक आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से नियम निकालना और फिर नियम निकाल करके बच्चों को पढ़ाना साथियों उदाहरण विधि, ये जो आगमन विधि है इसमें होता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है व्याकरण शिक्षण वाला, यही आपके प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न है आपके, विद्यार्थी बिना गंभीर चिंतन तथा तर्क संगत बोध के ही किस विधि में रटने को विवश होता है? समवाय विधि में, सूत्र विधि में, अभिकर्मित अनुदेशन विधि में और व्याकरण अनुवाद विधि में। तो बताओ प्रश्न नंबर 10 में आपके कौन सा विकल्प सही है, जिसमें बालक गंभीर चिंतन नहीं कर रहा है, तर्क संगत बोध उसको नहीं हो रहा है और रटने को वो विवश है, वो मजबूर है। तो साथियों ऐसा जिस विधि में होता है वो है आपके सूत्र विधि। सूत्र विधि में पहले ही सूत्र बता दिए जाते हैं जिनको बालक को रटना पड़ता है, और उसके बाद में उन सूत्रों के आधार पर समस्याओं को हल किया जाता है। अब वो सूत्र कैसे बने उससे कुछ मतलब नहीं, सिर्फ उसे सूत्रों को रटना होता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न नंबर 10 का बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। तो 11वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 11 आपसे क्या पूछ रहा है? पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। पुस्तक का आकार प्रकार, मुख पृष्ठ, जिल्द और प्राकथन। तो इनमें से पाठ्य पुस्तक का जो अध्ययनात्मक पक्ष दे रखा है जिस विकल्प में, उस विकल्प का आपको प्रश्न संख्या 11 में चयन करना है साथियों। 11वें प्रश्न का राइट आंसर देख लेते हैं। जो पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष होता है साथियों उसको किस नाम से जाना जाता है?
प्राकथन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्राकथन के नाम से जाना जाता है, अर्थात प्राकथन पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। तो फोर्थ विकल्प 11वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 12 है, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? अव्याकृति प्रणाली को, सहयोग प्रणाली को, पाठ्य पुस्तक प्रणाली को और निगमन प्रणाली को। तो देखो प्रश्न नंबर 12 में सही आंसर का चुनाव करिएगा। कौन सा विकल्प सही है? साथियों, अगर यहाँ पर सूत्र विधि दे रखा होता तो सूत्र विधि आपका सही आंसर है, लेकिन सूत्र विधि विकल्प में नहीं है, तो फिर आप किसको सही करोगे? साथियों, पाठ्य पुस्तक विधि को सही करोगे। मैं वापस दोहरा रहा हूं कि अगर सूत्र विधि यहाँ पर विकल्प में होता तो सूत्र विधि आपका सही आंसर होता, लेकिन सूत्र विधि विकल्प में नहीं है, तो पाठ्य पुस्तक प्रणाली को आपको सही करना है विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली के अंतर्गत। विकल्प नंबर आपका जो 3 है, प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 13वें प्रश्न को देख लेते हैं। किस विधि को अनुकरण परिस्मरण विधि भी कहा जाता है? समवाय विधि को, सैनिक विधि को, व्याख्यान विधि को और प्रयोजना विधि को। तो बताइए वह विधि जो कि अनुकरण परिस्मरण के नाम से भी जानी जाती है। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर बताना है आपको। बताओ कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा। तो चलिए 13वें प्रश्न को देख लेते हैं कि भाई इसमें आपका कौन सा आंसर सही है। साथियों, जो सैनिक विधि है, कौन सी विधि? जो सैनिक विधि है, इस सैनिक विधि को ही अनुकरण परिस्मरण के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न को अच्छी तरह से आपको याद रखना है साथियों। तो 13वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही हुआ? दूसरा विकल्प सैनिक विधि सही है, इसको ही अनुकरण परिस्मरण कहते हैं। स्टार कर रखा है मैंने इस प्रश्न को, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 14 है, व्याख्यान विधि की विशेषता है। व्याख्यान विधि की विशेषता किस विकल्प में दे रखी है? शब्दों के अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं इससे, छात्र की शब्दावली में वृद्धि होती है, जीवनी और आत्मकथा हेतु सर्वोत्तम है और इनमें से सभी। तो बताओ प्रश्न नंबर 14 में कौन सा विकल्प आपका सही है? व्याख्यान विधि की जो विशेषता आपको लग रही है, जो विकल्प आपको सही लग रहा है, उसका चयन आपको 14वें प्रश्न में करना है। तो साथियों, व्याख्यान विधि एक अध्यापक केंद्रित विधि होती है और इसमें शब्दों का अर्थ अध्यापक के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। तो व्याख्यान विधि से शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। छात्र की शब्दावली में भी व्याख्यान विधि के माध्यम से वृद्धि होती है। जीवनी और आत्मकथा हेतु सर्वोत्तम विधि इसको माना जाता है, अर्थात इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है प्रश्न नंबर 14 में, वही आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 15वां प्रश्न, गणित के ज्ञान का प्रारंभ सबसे पहले किस देश में हुआ? तो जापान में हुआ, चीन में हुआ, भारत में हुआ या यूनान में हुआ? बताइए 15वें प्रश्न में राइट आंसर। साथियों, गणित के ज्ञान का प्रारंभ सबसे पहले जिस देश में हुआ उस देश का नाम है भारत देश। किस देश में हुआ साथियों? भारत देश में ही सबसे पहले गणित के ज्ञान का प्रारंभ हुआ था। विकल्प नंबर आपका जो 3 है, प्रश्न संख्या 15 का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 16वें प्रश्न को देखते हैं। खेल विधि का प्रमुख दोष है। खेल विधि का प्रमुख दोष क्या है? तो सर्वांगीण विकास प्रमुख दोष है, क्रियाशीलता प्रमुख दोष है, थकावट का अनुभव होना प्रमुख दोष है या लक्ष्य से भटक जाना प्रमुख दोष है। तो बताओ प्रश्न नंबर 16 में कौन सा विकल्प सही है? देखो, सर्वांगीण विकास दोष के अंतर्गत आता ही नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं है। ना ही क्रियाशीलता यहाँ पर दोष में आता है साथियों। अब आपके सामने 2 विकल्प बच रहे, थकावट का अनुभव होना और लक्ष्य से भटक जाना। तो देखो, खेल विधि का जो प्रमुख दोष है इन विकल्पों में से, वो है आपके विकल्प नंबर 4। लक्ष्य से भटक जाना खेल विधि के प्रमुख दोषों में सम्मिलित होता है, क्योंकि बालक खेल में इतना मगन हो जाता है कि उसका जो मूल लक्ष्य है उस लक्ष्य को ही वो भूल जाता है खेल खेल में। तो साथियों, चौथा विकल्प इसलिए आपके प्रश्न नंबर 16 में सही हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। साथियों रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको लगता है कि इतनी मेहनत आपके लिए हो रही है तो थोड़ा सा सहयोग आप भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक शेयर करके। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 17वें प्रश्न को देख लेंगे। श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग निम्न में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है? इंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार, कम समय में अधिक ज्ञान, आकर्षक एवं रुचिपूर्ण स्पष्टीकरण और शिक्षक को ज्ञान स्पष्ट करने में सहायक। तो बताओ प्रश्न नंबर 17 में आपके कौन सा विकल्प सही है? जो श्रव्य दृश्य सामग्री है साथियों, इसका जो उपयोग हम करते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री मतलब जिसमें दिखाई सुनाई देता है वो सामग्री, ये इसलिए महत्वपूर्ण है साथियों क्योंकि यहाँ पर जो विकल्प नंबर जो 1 है, इससे क्या होता है, इंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार हो जाता है। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं साथियों, एक साथ एक से अधिक इंद्रिय यदि सक्रिय रहेगी तो हमें अधिगम भी अधिक होता है। विकल्प 1 इसलिए आपके प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 18 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 आपसे क्या पूछ रहा है? पाठ्य पुस्तक कक्षा कक्ष के प्रयोग हेतु निर्धारित की गई पुस्तक है, यह कथन किसका है? रोजर बेकन का है, एन एम शर्मा का है, अग्रवाल का है, या फिर बेकन 2 बार टाइप हो गया है। तो देखो पाठ्य पुस्तक कक्षा कक्ष के प्रयोग हेतु निर्धारित की गई पुस्तक है, यह कथन रोजर बेकन के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? बेकन के द्वारा। विकल्प आपके 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेंगे। मूल्यांकन की सबसे बड़ी विशेषता है विश्वसनीयता, व्यापकता, जांच में सुगमता और व्यावहारिकता। तो बताइए यहाँ पर जांच में सुगमता तो नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है। तीसरा तो विकल्प उतना खास है नहीं। विश्वसनीयता, व्यापकता और व्यावहारिकता, इनमें से कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा साथियों? तो देखो मूल्यांकन की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो होती है विश्वसनीयता। एक मूल्यांकन हमेशा कैसा होना चाहिए साथियों? विश्वसनीय होना चाहिए। विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है? जब अलग अलग जो चेक करने वाले जो होते हैं साथियों, उनके द्वारा अगर किसी छात्र की कॉपी चेक की जा रही है तो अगर नंबर सभी ने समान दिए तो मतलब वो जो मूल्यांकन है वो कैसा है? विश्वसनीय है। और मूल्यांकन की ये विशेषता ही क्या कहलाती है? विश्वसनीयता कहलाती है। विकल्प 1 आपके 19वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 20वें प्रश्न को देख लेते हैं। मूल्यांकन संबंधी ब्लूम का चिंतन है शिक्षक केंद्रित है, बाल केंद्रित है, विषय केंद्रित है और उद्देश्य केंद्रित है। तो मूल्यांकन संबंधी जो ब्लूम का चिंतन है साथियों, उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 20 में करना है। देखो मूल्यांकन संबंधी ब्लूम का चिंतन शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या विषय केंद्रित नहीं है, बल्कि उद्देश्य केंद्रित है। कैसा है साथियों? उद्देश्य केंद्रित। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है। इन्होंने अपने मूल्यांकन उपागम में उद्देश्य पर अधिक बल दिया है और इनका मूल्यांकन जो है वो उद्देश्य आधारित है, इसलिए विकल्प नंबर 4 ही आपके प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों 21वें प्रश्न को देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 21 है, शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य है निदान, उपचार और शिक्षण में सुधार करना, उपचार, प्रगतिपरक और शिक्षण में सुधार करना, निदान, उपचार और प्रगतिपरक, और निदान, प्रगतिपरक और शिक्षण में सुधार करना। तो बताइए प्रश्न नंबर 21 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? शिक्षण में जो मूल्यांकन के प्रमुख कार्य है वो किस विकल्प में दे रखे हैं साथियों? प्रश्न संख्या 21 में राइट आंसर बताइएगा। तो चलिए सही आंसर इसका देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 21 में जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3, निदान करना मतलब छात्रों की कमजोरियों को पहचानना, उनका उपचार करना मतलब उन कमजोरियों को दूर करना, और प्रगतिपरक। साथियों यही मूल्यांकन के प्रमुख कार्यों में सम्मिलित है। विकल्प 3 आपके 21वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 22वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 22 है, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है, उपयोगी प्रक्रिया है,
अनुपयोगी प्रक्रिया है और इनमें से सभी। तो साथियों अनुपयोगी प्रक्रिया तो नहीं बताया होगा, विकल्प 1 सही रहेगा या विकल्प 2 सही रहेगा। तो कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन साथियों एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सतत मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो वर्ष भर चलती रहती है, यूं नहीं है कि किसी विशेष समय तक चलती है साथियों। विशेष समय पर ही मूल्यांकन नहीं होता है बल्कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? प्रथम विकल्प। तो साथियों 23वें प्रश्न को देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो जो द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है उसका चयन आपको 23वें प्रश्न में करना है। तो पहला विकल्प है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास करना। दूसरा विकल्प है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास करना। तीसरा विकल्प है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। और चौथा विकल्प है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने बोलने की क्षमता का विकास करना। तो साथियों जो द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, जो उद्देश्य द्वितीय भाषा शिक्षण के अंतर्गत नहीं आता है, उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 23 में करना है। तो पहला विकल्प आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये कह रहा है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, ये तो उद्देश्य है। विभिन्न क्षेत्र स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, ये भी द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। लेकिन तीसरा विकल्प कह रहा है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। साथियों कंठस्थ करना रटने के अर्थ में लिया जाता है, अतः यह द्वितीय भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में नहीं आता है। अर्थात तीसरा विकल्प आपके 23 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आज के सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और स्कोर बताकर जाइए 25 में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं साथियों। तो 24वां प्रश्न, हिंदी भाषा शिक्षण के कितने उद्देश्य होते हैं? 1, 2, 3 और 4। तो हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की संख्या आपको प्रश्न संख्या 24 में बतानी है। साथियों 24वें प्रश्न में जो राइट आंसर है हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की संख्या 3 होती है। कौन कौन से उद्देश्य होते हैं आपके? ज्ञानात्मक उद्देश्य आपके होता है, आपके भावात्मक उद्देश्य होता है और एक आपके होता है क्रियात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक ये तीनों ही उद्देश्य हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में आते हैं। अतः विकल्प नंबर जो 3 है आपके 24 का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देखेंगे। तो चलिए 25वां प्रश्न, भाषाई कौशल में अंत में विकास करना चाहिए सुनने का, बोलने का, पढ़ने का और लेखन का या लिखने का। तो साथियों भाषाई कौशलों की संख्या यहाँ दे रखी है 4, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसमें सबसे पहले श्रवण कौशल का विकास किया जाता है और सबसे अंत में लेखन कौशल या लिखने का विकास किया जाता है। अर्थात विकल्प नंबर जो आपके 4 है प्रश्न संख्या 25 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये आपके पेपर नंबर जो 60 है कंप्लीट होता है साथियों। अब इसके बाद में आपके शिक्षण विधियों के एग्ज़ाम से पहले 40 टेस्ट आना और बाकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।